नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इसमें हम मौजूद हैं मीरा भाईंदर की आमदार गीता जैन के कार्यालय के बाहर और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। मीरा भाईंदर शहर में कई सारे मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर, डीपी प्लान को लेकर आखिर में उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं। यहाँ आप सब लोग आए इसलिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और कुछ विषय हम शुरू करने जा रहे हैं। शहर के लगत ही विषय है, क्योंकि नेचुरली जब एक आमदार आप लोगों को बुलाएगा तो जो शहर के विषय होंगे, कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, तो उस बारे में चर्चा करने ही बुलाएंगे। तो हम देखते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, कल गडकरी जी यहाँ आए थे। आपको ये भी पता होगा कि अब जो हमारा फाउंटेन से चेकनाका यानी अपने टोल तक का जो पट्टा है, उसे न 8 रहने दिया है न 48 रहने दिया है। यानी अभी आज के दिन में वो जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें राष्ट्रीय महामार्ग 48 6 लेन वो हुआ है। और उसके बाद यहाँ का जो टोल नाका के बाद का हमारा जो पट्टा है वो बृहन्मुंबई नगर पालिका पर है, मुंबई के पास। तो बीच के पट्टे को NH 8 भी नहीं रहने दिया है, NH 48 भी नहीं है। तो हमने ये मांग रखी है कि इट्स बेटर कि आप ये हमें हैंड ओवर कर दो। मजाक में ही गडकरी जी ने कहा आप लोगों की वो औकात नहीं है संभालने की। तो वो आपकी जानकारी के लिए कि मेरी ये मांग रखी है, कल मैंने अपने लेटर से, मैं आपको लोगों को लेटर दूंगी कि उसे आप CC रोड बना के MBMC को हैंड ओवर कर दीजिए, रख रखाव हम करेंगे। तो ये एक मांग की है, क्योंकि एज़ इट इज़ आज की डेट में वो रोड किसका है, क्योंकि आगे चल के ये होगा कि ये ना मेरा है ना NH है, तो काम कौन करेगा, PWD करेंगे, मेरे पास भी नहीं है। तो इस रास्ते का कुछ ना कुछ विषय उसका होना चाहिए, इसलिए ये मांग रखी है मैंने कि उसको MBMC में हमें हैंड ओवर कर दीजिए। दूसरा, आप देखते होंगे कि ट्रैफिक इतनी होती है कि सामने जब डेल्टा वालों को अपने घरों में जाना होता है तो आधा घंटा उनको यू टर्न लेने के बाद जाना है। बार बार हमने ये कोशिश की कि वो राइट टर्न खोल दिया जाए, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक और बढ़ जाता है। और जब कैलकुलेशन किया तो 3 लाख व्हीकल एक दिशा में जाते हैं, जबकि अंदर आने वाले हार्डली 3000 हैं। तो वो एक रेशियो देख के वो खोल भी नहीं रहे हैं रोड को। तो हमने एक अंडरपास उधर से मांगा है और एक संगनाई देवी से हमने अंडरपास मांगा है, जिसका पूरा रिपोर्ट्स तैयार हो गया है, DPR तैयार हो गया है। और कल जब गडकरी जी को वो दिया तो उन्होंने तुरंत उसको मंजूर किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये काम शुरू होंगे। 2 FOB बन रहे हैं हमारे दाराज ढाबा और पेंटरपाड़ा के ये साइड से, जो अपना जैन मंदिर है वहाँ से। तो वो FOB की बिडिंग पे है, पर वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो, वो भी उन्होंने निर्देश दिए। और ये निमंत्रण दिया कि आपके एक बहुत अच्छी बात, जब वो रामरतन में थे तो उन्होंने अपने क्या क्या उन्होंने किया है वो बता रहे थे। इसका डिसीजन होगा उसके बाद में वो रोड किसके अख्तियार में आएगा, MBMC के अख्तियार में मैंने आएगा? वही मांग की है कि उसे MBMC को छोटा सा पट्टा है, कुछ 540 मीटर, मैं आपको लेटर दे सकती हूँ, फाउंटेन से लेके हमारे टोल तक, टोल नाका दहीसर तक, वो उसे 8 में से भी निकाल दिया गया और 48 में इंक्लूड नहीं किया गया है। मैडम, नितिन गडकरी जी से आपकी मुलाकात हुई है, टोल नाका हटाने को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है क्या उनसे? देखिए, वैसे उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि इस तरह से करने से टोल नाका हट सकता है और हमारा उस पर काम शुरू है। लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कि मैं कुछ कहूँ कि उस टोल नाका के बारे में कुछ ठोस हमें मिला है। लेकिन यस, वो बहुत पॉजिटिव है कि इसको यहाँ से कैसे हटाया जाए। मैडम, घन कचरा का जो आपने बताया कि किसी ठेकेदार को दिया गया, लेकिन आप ठेकेदार का नाम नहीं बता रहे, कौन सी सिस्टर कंसर्न को दिया गया, किसको दिया गया? देखिए, मैं नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मेरे पास उसके टेक्निकल पेपर्स हैं। किसी को चाहे तो मैं वो टेक्निकल पेपर्स आपको दे सकती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा और उनका नाम पता कर दीजिएगा। लेकिन मोटा मोटी किसी एक कंपनी का ऐसा भी मेरे पास कंप्लेन आई है और प्रूफ के साथ आई है कि उसके खुद के पेपर नहीं होते हुए सिस्टर कंसर्न के पेपर के साथ उसको दे दिया गया है। कोई पॉलिटिकल नेता का है क्या वो? देखिए, मुझे वो कंपनी किसकी है वो उस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अच्छा मैडम, जैसा आपने बताया कि डंपिंग ग्राउंड जिला आप दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ पे कुछ आप समझ के आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूँ पहले भी यहाँ विदेश तक जा चुके हैं, कचरे को कैसे क्या किया जाना चाहिए, बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत लंबा समय से चल रहा है। तो ये मुद्दा से मुद्दा ही बन के रह जाता है। चुनाव में भी ऐसा रहता है, आप दिल्ली जाएँ, आप विदेश जाएँ, तो वो कचरा वैसा रहने वाले हैं। तो सच में कभी उसका इलाज होने वाला है? क्यों नहीं हो सकता है? जब नागपुर में ये इलाज हो सकता है, नागपुर में ये सब कचरे से कितनी सारी चीज़ें बनाई जा रही है,
तो हमारे यहाँ ऐसा क्या चीज़ है, अगर विलिंगनेस है, अगर नेता की विलिंगनेस है और अगर प्रशासन की विलिंगनेस है तो नहीं होने का कोई कारण नहीं है। बस ज़रूरत वो है कि हम अपने निजी स्वार्थ छोड़ के इस तरह से कोई काम करके बताएं ताकि ये काम यहाँ भी पॉसिबल हो। और लोगों की जो समस्या है, स्पेशली आप अगर उत्तर साइड जाएंगे तो उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी उस कचरे के ढीक से है। उनकी खेतीबाड़ी नष्ट हो गई है, तो उनके लिए ज़रूर से हमें कुछ करना चाहिए। मैडम उत्तर में आप कह रहे हैं खेती बाड़ी उनकी नष्ट हो गई, लेकिन उत्तर में खेती बाड़ी को नष्ट करके कंक्रीट के जंगल बना दिए जा रहे हैं। नैसर्गिक जितना भी अपना नेचर है वो सारा नष्ट हो रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप ही का प्रभाव क्षेत्र है वो। बिल्कुल मैं मानती हूँ और ये भी मानती हूँ कि अभी अतिक्रमण कहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन कहिए, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जितनी कंप्लेंट पहले नहीं आती थी उससे 3 गुनी कंप्लेंट अभी आने लगी है इलीगल कंस्ट्रक्शन की। मैंने इस बारे में प्रशासन को तो बार बार अवगत कराया है, लेकिन अब अगर ये नहीं रुका तो मैंने अभी ये सोचा ही है कि ये क्वेश्चन मैं वहाँ उठाऊँ कि ये सब जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन हैं। अगर हमारे बार बार कहने पर भी अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुक रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो नेचुरल ब्यूटी थी हमारे उत्तन की, एक नैसर्गिक प्लेस था, वो नष्ट होकर अब सीमेंट का जंगल बन रहा है। मैडम महानगर पालिका के अधिकारी और भूमाफियाओं में कहीं भी मीटिंग होती है और वो अतिक्रमण विभाग द्वारा वो काम किया जाए इस तरह का आश्वासन भी उन्हें दिया जाता है। कंप्लेंट होगी तो उसे हम संभाल लेंगे, इस तरह का भी आरोप महापालिका के अधिकारियों पर हो रहा है। उन अधिकारियों पर कब लगाम कसेगी मैडम? देखिए, हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश है कि मैं मोदी जी का जो आदर्श है कि हमारे भ्रष्टाचार बिल्कुल इस देश से ख़त्म करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन वैसा करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। मैं बार बार निर्देश में ला के देती हूँ जब जब मेरे पास कोई कंप्लेन आती है और उसका सबूत होता है कि यहाँ इलीगल काम हो रहा है। और बिल्कुल मैं कहती हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत ज़ोरों से शुरू है और उस पर हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें प्रशासन को बार बार ये कह के हम कैसे उनसे ये काम करा सकते हैं उसके बारे में। लेकिन मैडम मैं आपको इसमें क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि नवभारत टाइम्स में हमारे पत्रकार ने एक न्यूज़ अभी छापी थी और प्रकाशित हुई थी जिसमें सचिन बच्चाओं की न्यूज़ थी, जिनको यहाँ से पद मुक्त कर दिया गया है। और मेरे पास कुछ पेपर्स आए हैं, उनकी कोई पदोन्नति वहाँ पर थाना में अभी तक नहीं हो पाई है। क्यों नहीं? और कैंसिल भी नहीं हुई है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी न्यूज़ भी पढ़ा और इस बारे में जानने की कोशिश भी की। तो सचिन बचाव का यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है और उसके बावजूद बचाव जी यहीं हैं और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पद पे भी है। वार्ड ऑफिसर हैं प्रभाग 6 के। तो अब ये आपने भी मुझे संज्ञान में लाके दिया है। कल परसों एक दूसरे ने भी पूछा था मुझे, बल्कि मुझे लगता है नवभारत टाइम्स में जो न्यूज़ छपी थी उसकी कटिंग किसी ने मुझे भेजी है कि आप ये देखिए, यहाँ अगर ऐसे अधिकारी काम करेंगे और इलीगली काम करेंगे तो इस शहर का क्या होगा। क्योंकि अगर उन्हें पदमुक्त किया गया है तो बिल्कुल उसे पदमुक्त ही रहना चाहिए और यहाँ का कोई भी पद उसे दिया नहीं जाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल लेके बिल्कुल ये देखूंगी कि अगर वो पदमुक्त है तो यहाँ काम क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, एक सवाल मेरी ओर से। देखिए, कुछ कंप्लेंट मेरे पास भी आई है और अगर आपकी बात सही है, देखिए इसकी कोई वैसे सबूत होते नहीं है कि यहाँ लूट मची जा रही है, लेकिन अगर हमारे शहर में किसी ने इस तरह से लूट मचाई है तो उसे बिल्कुल हम जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेंगे और ये लूट कैसे बंद हो सकती है उसके बारे में एक कदम आगे ज़रूर उठाया जाएगा। आपको आश्वासित करती हूँ। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़के आई थी। मेरा सवाल केवल इतना है कि पिछले 1 या 2 साल में मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ा या घटा? केवल इतना, सिर्फ एक शब्द में, बढ़ा या घटा है? बस यही जवाब। मैं फिर कहती हूँ इसका कोई मापदंड नहीं होता। आपको क्या लगता है, घटा या बढ़ा है? नहीं, मैं महसूस ये करती हूँ कि भ्रष्टाचार यहाँ से नाबूद अभी तक नहीं हुआ है और हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने अभी कहा कि मोदी जी का जो स्वप्न है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मेरा स्वप्न है भ्रष्टाचार मुक्त मीरा भाईंदर, और उसके लिए बिल्कुल जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम ज़रूर उठाएंगे, चाहे वो कितने ही कड़वे क्यों न हो। मैडम, आपने टोल नाके को लेकर आपके चुनावी मैनिफेस्टो में अपने टोल नाके का जिक्र किया था कि आपके कार्यकाल में वहाँ को हटाएंगे। 3 साल बीत चुके हैं, कोरोना की बात मत कीजिएगा।
3 साल बीत चुके हैं, 2 साल आपके पास में और समय है, क्या आपके पूरे कार्यकाल में टोल नाका मीरा भाईंदर शहर से हटेगा? मेरी हर बार कोशिश यही रहती है कि वो जल्दी से जल्दी टोल नाका कैसे हटाया जाए, और मैं मानती हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। मैडम एक प्रशासकीय अधिकारी एक सवाल हाई मार्क्स को लेकर है, जो उसका डिस्प्ले मैंने अभी उसका जवाब दिया, मैंने पुलिस, हाँ जी उसका कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना, जहाँ से वो ऑपरेट होता होगा। जी। आपने वहाँ पर कुछ इंक्वायरी कराई कि जी, पुलिस कंप्लेन दे दी है, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज वहाँ से इकट्ठा किए हैं और वहाँ देख रहे हैं कि किसने उस सिस्टम में जाके कोई मस्ती की है। आज बल्कि जो सिस्टम लगाया है उन्हें भी, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मुझे पता नहीं पड़ती कि उसके अंदर वो चीज़ कैसे आ सकती है। कहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम का? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा वहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसको ताला रहता है, यानी किसी ने चाबी उसको दी है या किसी ने वो ताला तोड़ा है, इस बारे में पुलिस जानकारी लेके मुझे बताएगी। मैडम, एक प्रशासकीय अधिकारी बार बार किसी को कार्य सम्राट आमदार कहता है, उसमें आप भी आमदार है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही आमदार को कार्य सम्राट कहने की वजह क्या है? देखिए, शायद उनको अनुभव ज़्यादा है, उनको 13 साल हो गए हैं, उनका ये 3rd टर्म है, मेरा 1st टर्म है, तो उनके अनुभव में और मेरे अनुभव में निश्चित ही फ़र्क होगा। तो 2 काम उन्होंने ज़्यादा किए होंगे, तो हमारे प्रशासकीय अधिकारी को लगा होगा कि वो कार्य सम्राट कह दें उनको, इसलिए उन्होंने कहा होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट हाथों में देना और फिर प्राइवेट ठेकेदार का उस पर कब्जा हो जाना, इस पे आपका क्या रोल है? आप अगर खुल के बताएंगे कि कहाँ ऐसा एक हुआ। खबर जयसवाल गार्डन की बात कर लीजिए, प्रमोद महाजन, मीना ताई ठाकरे हॉल की बात कर ले, या मैक्सेस मॉल के सामने मैदान की बात कर ले, ये 3-4 और एक सूचना ये आ रही है कि लता मंगेशकर नाटक को भी दिया जाए। एक मिनट, लता मंगेशकर नाट्य गृह को जिसने बनाया है उन्हीं ने 1 साल के लिए संभालना है, और उसके लिए उनको जो भी हम बुकिंग के वगैरह पैसे आएंगे वो उनको हम देंगे। इस तरह से अभी मॉड्यूल बना नहीं है, बन रहा है, पर वो इसलिए बन रहा है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से इसलिए संभाल पाएंगे कि टेक्निकल वो जो पूरी टीम जिन्होंने वहाँ ये सिस्टम बिठाया है उनके पास है, और 1 साल में अगर वो शांति से और उस टेक्निकल टीम की तरह से चल जाता है, क्योंकि कुछ सिस्टम बिठाए होंगे जिसके पीरियड होंगे अभी तक कि भाई ये EMI बाकी होगा या जो भी होगा, पर उसके लिए ये ज़रूर तय हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल सिस्टम हुआ नहीं है, ये मेरी जानकारी के मुताबिक। शिवान गार्डन जैसे जो बाकी जगह, उसके लिए आपका क्या प्रयास है? मैडम, क्या माना जाए कि आप उसके पक्ष में है, इसका मतलब कि ठेकेदार चलाएं? जी नहीं, मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो बार बार ये मांग की है कि क्या प्रशासन सक्षम नहीं है? ऐसे कुछ हॉल हमारे पास जो गिने चुने हैं या ऐसी कुछ वास्तु जो हमारे पास गिनी चुनी है, तो प्रशासन क्या सक्षम नहीं है इस बारे में? पर मैं बिल्कुल भी मैं सिर्फ नाट्यगृह की बात इसलिए कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि अभी अभी कुछ ऐसा छोटा सा पॉइंट आया था, छोटी सी मिस्टेक थी, और उसकी वजह से एक नाटक का शो कैंसिल करना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि साल भर अगर वो सिस्टम वगैरह एकदम अच्छे से संभल जाए, क्योंकि 1 साल तक उसी की जिम्मेदारी रहेगी जिसने हमको बना के दिया है, ताकि वो 1 साल के बाद हम सिर्फ उसे देखभाल के लिए 1 साल देना चाहते हैं, बाकी उसे नहीं चलाना है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्रशासन ने अपने हर एक हॉल, अपने हर एक वास्तु को प्रशासन ने ही चलाना चाहिए। जैसे ही हम प्राइवेट के हाथों में देते हैं, वो अपनी मनमानी करता है, तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए। और जिस उद्देश्य से हम ऐसी वास्तु बनाते हैं ताकि यहाँ के मिडिल क्लास लोग, गरीब लोगों को वो वास्तु कुछ मामूली भाड़े पे मिले, वहाँ जाके देखते हैं तो ठेकेदार हर जगह अपनी मोनोपोली कर देते हैं, चाहे वो कुर्सी का भाड़ा हो, ये वो सब अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। वो प्रशासन ने ही चलाना चाहिए और गरीबों को और मिडिल क्लास को वो कराना चाहिए। मैडम, मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक तरह से प्रयोगशाला हो गई। यहाँ पे हर आयुक्त आता है, अपना प्रयोग करता है और उसकी बदली हो जाती है। यहाँ पर IAS अधिकारी की अनेक वर्षों से मांग हो रही है, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप सत्ता में है, कहीं ना कहीं यहाँ पर IAS आयुक्त के लिए आप बात करेंगे क्या मुख्यमंत्री से? देखिए, मुझे लगता है कि IAS जहाँ भी आए वो मोस्ट वेलकम है, क्योंकि उनके काम करने की रीत पद्धति अलग होती है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि शायद हर एक जगह IAS दे पाना हमारे प्रशासन के लिए संभव नहीं है। तो ऐसे कुछ भी है, पर एक अच्छे अधिकारी का होना बहुत ज़रूरी है। और यस, आप कहते हैं वैसे IAS आए, वो भी वेलकम है। जो भी यहाँ गवर्नमेंट हमें दे रही हैं, हमारे वरिष्ठ हमें दे रहे हैं, उनके लिए हम ऑलवेज़ पॉजिटिवली उनके सरकार के उनके साथ मिलके इस शहर के लिए कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर काम। मीरा भाईंदर शहर में IAS अधिकारी के लिए मांग करेंगे क्या? मैंने मांग की हुई है बहुत पहले
जब मैं महापौर थी तब भी मेरी मांग थी, और मैंने यहाँ आने के पहले भी आईएएस की इच्छा हमेशा हर एक वो इंसान रखता है जो इस शहर में रहता है और जो इस शहर की भलाई चाहता है। ढोले के लिए भी आपने सिफारिश किया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया था। डोले जी के लिए भी सिफारिश किया तो था मैंने। आईएएस नहीं है? बिल्कुल आईएएस नहीं है, पर मैंने कहा कि आईएएस का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, लेकिन उस समय ये था कि आईएएस उतने अवेलेबल यहाँ नहीं थे कि यहाँ रिक्रूट हो सके।